कैंप से निकल चुका था, कोई गाना सुन रहा था, एक सोल्जर वीडियो कॉल पे थे और कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे और सेम टाइम पे आरोपी की टीम पूरे कॉन्वॉय को अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे सपोर्ट कर रही थी और हाईवे के दोनों साइड अलर्ट खड़ी थी और कॉन्वॉय अपना आगे बढ़ रहा था। अब दूसरी तरफ इधर से उमर जो था वो आदिल को शाकिर के साथ वाली जो कार थी उसमें बैठा के भेज देता है और थोड़ी दूर चलने के बाद ही जब हाजीबल ब्रिज आता है, यहाँ पे शाकिर आदिल से गले मिलता है और आदिल शाकिर को अपनी घड़ी उतार के देता है एज अ निशानी कि जब मैं मर जाऊंगा तो ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। और फिर इसके बाद हाजीबल ब्रिज से आदिल अकेले ड्राइव करके निकल जाता है हमला करने के लिए। एक बार मैं आपको पूरा मैप समझा देता हूँ। ये वो पूरा एरिया है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे ये है पूरा NH-44 हाईवे। ये इस तरफ से जम्मू ट्रांजिट से श्रीनगर की तरफ, इस तरफ CRPF का जो कॉन्वॉय था वो चल रहा था। इसके बगल में ये एक रोड है जो NH-44 में यहाँ से कनेक्टेड थी। ये लाडू मोड़ कहते हैं इस पॉइंट को, यहीं पे ASI थे। और दूसरी रोड इधर हाजीबल ब्रिज की तरफ से आ रही थी। अब आदिल ये इधर ब्रिज से बढ़ता है, दूसरी तरफ CRPF का कॉन्वॉय NH-44 से आगे बढ़ रहा था। अब ये यहाँ से आदिल इस रोड पे आगे बढ़ता है, लेकिन आगे इसको पुलिस की जो बैरिकेटिंग वगैरह होती है वो दिखती है, तो ये यू टर्न लेता है और इधर लाडू मोड़ से एंट्री जो है वो NH-44 की तरफ ले लेता है। तब तक एक दो बस जो थी CRPF की वो निकल चुकी थी। मैंने शुरू में ही बताया था कि ASI मोहन लाल अपनी लाडू मोड़ वाले जो पॉइंट था उनका, वहां पे बैठ के निगरानी कर रहे थे। तो जैसी एक कार देखते हैं तो एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि ये जो आदिल की कार है ये बहुत ही एबनॉर्मल स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रही है और कॉन्वॉय के बीच में घुसने की कोशिश कर रही है। और जिस स्टाइल से कार चल रही थी उनको इस कार पे शक हो जाता है। 2:50 पर कार को देख के वायरलेस फ्रीक्वेंसी और CRPF के वॉकी टॉकी पर एक कोडेड मैसेज 444 फ्लैश होने लगता है। ये एक हाई अलर्ट का सिग्नल होता है। सब चौकन्ने हो जाते हैं। ASI मोहनलाल तुरंत सीटी बजा के इसको रोकते हैं, लेकिन आदिल कार रोकता नहीं है बल्कि और तेज स्पीड कर देता है। ASI मोहनलाल इसका पीछा करते करते इस कार के ऊपर फायरिंग भी स्टार्ट कर देते हैं और जैसी फायरिंग स्टार्ट होती है ये कार 3 बस को छोड़ के बस नंबर 5 जो थी उस पे जाके टक्कर मारता है, फिर लेफ्ट राइट करने लगता है और 3:15 पे 272 माइलस्टोन, अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की पंपोर तहसील में लेतपुरा गांव के पास ये टक्कर मार के कर देता है। ये हमला इतना बड़ा था कि बस नंबर 5 पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आगे पीछे की बस भी डैमेज होती हैं। जब धमाका हुआ तो 10 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। 500 से 600 मीटर दूर तक बस के टुकड़े और सोल्जर्स के जो बॉडी पार्ट थे वो जाके गिरे। ज्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा, बस की फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर बैठे सोल्जर्स के साथ क्या हुआ होगा। 39 CRPF के जवान और एक ASI मोहनलाल जो पीछा कर रहे थे, टोटल 40 सोल्जर्स शहीद हो गए और 20 से ज्यादा घायल हुए। ये नॉर्मल बात नहीं थी, ये बहुत बड़ा हमला था। अब जैसे ही पुलवामा में होता है तो रेस्क्यू टीम, काउंटर टेररिज्म टैक्टिक्स CTT, लोकल CRPF, चंडीगढ़ एंड दिल्ली से CFSL सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये सारी टीम लोकेशन पे पहुंच जाती हैं ताकि पता चल सके कि हुआ कैसे और करा किसने। ये कुछ भी बचा नहीं था, हर चीज छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई थी। अब जब सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो उस टाइम CFSL की जो टीम थी उसको एक कार का क्रैंक शाफ्ट मिलता है। इन्होंने तुरंत मारुति कंपनी की एक्सपर्ट टीम जो टेक्निकल इंस्पेक्शन करती है उसको तुरंत बुला लिया ताकि पता चल सके कि कार मारुति वालों ने किसको बेची है। सेम टाइम में लैब रिजल्ट से भी पता चल गया था कि क्या मटेरियल यूज हुआ था, में किस टाइप का था, सब कुछ सामने आ गया था। और थोड़ी देर बाद सेम डे 14 फरवरी 2019 को 4:30 पे जैश-ए मोहम्मद के स्पोक पर्सन ने क्या किया, श्रीनगर में एक न्यूज एजेंसी है ग्लोबल न्यूज सर्विस नाम से, इनको व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजा, वही आदिल वाला जो वीडियो था वो भेजा और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने लगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी पहुंच जाता है ये वीडियो। इंडियन फोर्सेस जैसे ही वीडियो देखती है वो समझ जाती है कि इस वीडियो में तो आदिल है, क्योंकि इन्होंने पहले भी इसको कई बार अरेस्ट किया था और इसको एक C कैटेगरी की लिस्ट में डाल रखा था। इसकी पूरी रिपोर्ट निकलवाई तो पता चला कि ये बॉर्डर क्रॉस करके POK भी गया है, ट्रेनिंग वगैरह भी ली है। इसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि कितना लेके कश्मीर में घुसा है। ये जो पूरा केस था इसको मणिपुर कैडर के IPS राकेश बलवाल लीड कर रहे थे।
वीडियो जो थी वो सिंक नहीं हो पा रही थी और इसकी वजह से इनको डाउट हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से हमला किसी और ने किया हो और सिर्फ कश्मीर का जो आदिल था इससे वीडियो बनवा ली हो ताकि ये लगे कि हमला किसी कश्मीरी यूथ ने किया है। तो फिर इसके बाद इस वीडियो को सेम डे अमेरिका की FBI को भेजा गया और FBI ने इसमें हेल्प की और बताया कि जिस व्हाट्सएप अकाउंट से आदिल का वीडियो भेजा गया है ये कश्मीर में एक लेडी है जमीला, उसकी आईडी पे सिम इशू हुआ है। और इसी के साथ साथ इसमें यह भी पता चला कि इस वीडियो में वॉइस ओवर किया गया। अब इंडियन एजेंसीज जो थी वो जमीला को ढूंढने पहुंची तो ये पता चला कि इसकी तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। FBI जो थी उसने व्हाट्सएप अकाउंट यूजर की लोकेशन ट्रैक की तो ये जो लोकेशन थी ये LOC के उस पार की निकली, मुजफ्फराबाद की। और इसमें यह भी पता चला कि पुलवामा का जो प्लान करने वाले थे वो टच में थे इनके। और यहां से पहली बार एक छोटा सा ऑफिशियल प्रूफ मिलता है कि इसमें पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट है। अब जैसे ही पाकिस्तान का नाम आया तो पाकिस्तानी एक्टर सिंगर बैन हुए, इंडिया ने ट्रेड रोका, G7 नेशंस की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला और इंडिया की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता थे उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र यूज किया जिससे सबसे ज्यादा डैमेज हुआ। इन्होंने कड़े शब्दों में निंदा करी। अब इधर जब ये सारी चीजें पता लगाई जा रही थी तो मारुति वालों ने भी क्रैंक शाफ्ट की रिपोर्ट भेज दी जिसमें चेसी नंबर तो कई जगह से मिटा था लेकिन उसके बाद भी वो लोग पता लगा लेते हैं और इंजन नंबर का भी पता चल जाता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये जो कार हमले में यूज हुई थी इसको 7 बार खरीदा और बेचा गया था। और इंडियन एजेंसीज क्या करती हैं, लाइन से साथ के साथ जो कार के बायर्स थे उनको पकड़ना स्टार्ट करती है और ऐसे करके जब लास्ट बायर तक पहुंची तो पता चला कि दानिश राशिद ने इस कार को सज्जाद मकबूल भट्ट के थ्रू बिकवाया था और 15,000 रुपए की कमीशन ली थी। अब जब सज्जाद का नाम सामने आया तो इंडियन एजेंसी सज्जाद को पकड़ने गई तो एक घर से गायब था और इसने भी बुरहान वानी स्टाइल में AK-47 के साथ सोशल मीडिया पे फोटो डाल रखी थी और POK की तरफ चला गया था। अब जब सज्जाद का भी नहीं पता चला तो इन्वेस्टिगेशन फिर से रुक जाती है। पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत ही कम टाइम में पकड़ना था एजेंसीज को और सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेने से नहीं होता, सॉलिड प्रूफ भी इकट्ठे करने थे। अब इसके बाद NIA के राकेश बलवाल जो थे वो सोचते हैं कि जिस जगह ये इंसिडेंट हुआ था उसके आसपास के एरिया में भी एक बार सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर लेना चाहिए, शायद कुछ मिल जाए उसमें। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि एरिया थोड़ा सेंसिटिव था। यहाँ पे जब भी ऐसे सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं तो स्टोन पेल्टिंग वगैरह, पत्थरबाजी वगैरह शुरू हो जाती है। लेकिन राकेश बलवाल दिल्ली से स्पेशल परमिशन ले लेते हैं और फिर 20 जनवरी 2019 को 100 NIA ऑफिसर, 400 CRPF के जवान इनको अपने साथ लेके सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं और ये चीज काम करती है। जहां ये इंसिडेंट हुआ था उससे 250 मीटर आगे झेलम रिवर के बगल में बर्फ में एक कार की की मिलती है, उस पर 10261 लिखा हुआ था और उसी के आगे कुछ हड्डी के टुकड़े मिलते हैं। राकेश बलवाल तुरंत उन हड्डी के टुकड़ों को आदिल के फादर के DNA से मैच करवाए और वो मैच कर जाता है। तो इससे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि ये जो हमला है ये आदिल ने ही किया है और जिस कार के थ्रू किया है उसकी डिटेल्स ऑलरेडी निकली गई थी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कौन सा मास्टरमाइंड इसमें इन्वॉल्व था उसका नहीं पता चल पा रहा था, क्योंकि RDX कहां से आया ये बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि RDX कोई ऐसी खेतों में नहीं मिल जाता कि किसी लोकल कश्मीरी ने लिया और कार उड़ा दी। तो इसके पीछे पाकिस्तान के कौन कौन लोग थे उनको ढूंढना सबसे